नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबसे हर एक इंसान से जुड़ा है, कृषि। अब ये सिर्फ खेत और फसलें नहीं हैं, ये तो हमारी जिंदगी, हमारी इकोनॉमी और हमारे कल की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम खेत से मेज तक का पूरा सफर समझेंगे। फिर जानेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी का दिल क्यों कहते हैं। इसके बाद हम खेती को एक सिस्टम की तरह देखेंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी फसलें कौन सी हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करेंगे भारत और अमेरिका के किसानों के बीच। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, हमारा खाना, हमारा भविष्य, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बड़े से टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटी सी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी से शुरुआत करना। एक कहानी जो हमारे खाने के सफर को बताती है। तो सोचिए, 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। वो एक गांव से गुजर रहे हैं और उन्हें एक किसान मिलता है जो अपने खेत जोत रहा है। बच्चे पूछते हैं तो किसान बताता है कि अरे, मैं तो गेहूं बोने की तैयारी कर रहा हूं, मिट्टी में खाद भी डाली है ताकि फसल अच्छी हो, और ये गेहूं जब उगेगा तो मंडी में अच्छे दाम पर बिकेगा। और पता है, गेहूं की यही छोटी सी कहानी हमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सिखाती है। देखिए, खेत में गेहूं उगाना ये है प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये सीधे नेचर से जुड़ी है। फिर जब ये गेहूं फैक्ट्री में जाता है, उसका आटा बनता है, ब्रेड बनती है, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। और आखिर में जब वो ब्रेड दुकानों तक पहुंचती है, बिकती है, उसे कहते हैं टर्शरी एक्टिविटी, यानी सर्विसेज। तो एक पौधे से हमारी प्लेट तक का पूरा सफर कुछ ऐसा होता है। तो अब जब हमने प्राइमरी एक्टिविटी की बात की है, तो चलिए सीधे इसके दिल पर आते हैं, यानी एग्रीकल्चर। आखिर ये एग्रीकल्चर, ये कृषि है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो एग्रीकल्चर का मतलब है जमीन पर खेती करना, फसलें उगाना और साथ में पशुओं को पालना। और ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। और ये शब्द भी बड़ा मजेदार है, एग्रीकल्चर। ये लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर यानी मिट्टी और कल्चर यानी खेती, मतलब मिट्टी की खेती। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। देश की 2/3 2/3 आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक मिनट, खेती हर जगह तो हो नहीं सकती है ना। इसके लिए कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे जमीन सही होनी चाहिए, मतलब फेवरेबल टोपोग्राफी, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी मौसम यानी क्लाइमेट बिल्कुल सही होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी खेती हो पाती है। अब चलिए खेती को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह सोचिए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ इनपुट होता है, फिर कुछ प्रोसेस होता है और आखिर में एक आउटपुट निकलता है। तो इस फार्मिंग सिस्टम का इनपुट क्या है? सोचिए, बीज, खाद, मशीनें और हाँ, मेहनत करने वाले लोग यानी लेबर। पर सिर्फ यही नहीं, कुछ फिजिकल इनपुट्स भी हैं, जैसे सूरज की रोशनी और बारिश, और इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, इनपुट तो आ गया, अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है वो सारे काम जो किसान करता है, जैसे खेत को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फालतू घास फूस यानी वीड्स को निकालना और आखिर में फसल की कटाई करना। और जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट, यानी हमारी फसलें, ऊन, दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यही वो फाइनल चीजें हैं जो मार्केट में आती हैं। अब दुनिया भर में खेती मोटे तौर पर 2 तरह से होती है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग या निर्वाह कृषि। इसका सीधा सा मतलब है किसान अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए खेती करता है। टेक्नोलॉजी कम, मेहनत ज़्यादा। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि। यहाँ मकसद है बाजार में फसल बेचकर पैसा कमाना। इसमें खूब सारी मशीनें लगती हैं और ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है। यहाँ एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक बहुत पुरानी फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पता है, इसे दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्विक वर्ल्ड टूर करते हैं उन फसलों का जो पूरी दुनिया का पेट भरती हैं। देखते हैं कौन कौन सी है वो मेजर क्रॉप्स।
तो देखिए, दुनिया की सबसे ज़रूरी फसलों को हम 3 ग्रुप्स में डाल सकते हैं। पहला, फूड क्रॉप्स, यानी चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। दूसरा, फाइबर क्रॉप्स, जिनसे रेशा मिलता है, जैसे जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और कॉटन। और तीसरा, बेवरेज क्रॉप्स, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। और जब कॉफ़ी की बात निकली है तो इसकी खोज की कहानी तो और भी मज़ेदार है। कहते हैं कि करीब 850 एडी में इथोपिया में काल्दी नाम का एक बकरी चराने वाला था। उसने देखा कि उसकी बकरियां एक खास तरह की बेरी खाकर एकदम एनर्जेटिक हो जाती हैं, उछल कूद करने लगती हैं, और बस वहीं से कॉफ़ी की खोज हुई। हमने सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग की बात तो कर ली, पर असल में इनमें कितना फ़र्क होता है, इसे समझने के लिए अब देखते हैं 2 किसानों की 2 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ हैं भारत के मुन्ना लाल, उत्तर प्रदेश से। उनका खेत है बस 1.5 हेक्टेयर का। वो ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं, पुराने तरीके अपनाते हैं। और दूसरी तरफ हैं अमेरिका के जो हॉरन, आयोवा से। उनका फार्म है 300 हेक्टेयर का। सोचिए, 300! वो सैटेलाइट से जुड़ा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। मुन्ना लाल का मकसद है परिवार के लिए और लोकल मार्केट के लिए अनाज उगाना। और जो हॉरन, वो एक बिजनेसमैन है जो मक्का और सोयाबीन उगाते हैं। ये सिर्फ अंतर नहीं है, ये 2 अलग दुनियाएं हैं। और ये सारी बात एक लाइन में सिमट जाती है, वो ये कि यूएसए में एक किसान एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, एक खेतीहर किसान की तरह नहीं। यही है असली फर्क, सोच का, स्केल का। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो चलिए आखिर में बात करते हैं कि हमारे खाने और हमारे भविष्य का क्या कनेक्शन है, आगे की राह क्या है। अब देखिए, दुनिया की आबादी तो बढ़ रही है, तो सवाल ये है कि इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। इसका मतलब है फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि बढ़ती आबादी की डिमांड पूरी हो सके। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा गोल, जो आखिरी मकसद है, वो है फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हर इंसान को हर समय एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए काफी सेफ और पौष्टिक खाना मिले। और यहीं पर मैं एक बड़े सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करना चाहूंगा। जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट खाने की इस बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएगा? ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।